बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज से हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस के वीडियोज का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैनल पर आपके लिए न्यू लर्न वेल क्लास 8 के सभी चैप्टर्स के वीडियोज हमने प्रोवाइड किए थे, और आज हम इस बुक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हर चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखते हैं आपका रिस्पांस अगर ठीक रहा तो हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, इस बुक की सीरीज को। आज हम इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इस बुक में कुछ नया देखने को मिलेगा। जो पहले वाली बुक थी उससे थोड़ा डिफरेंट, जैसे आपका लर्निंग, एक मिनट, सबसे पहले आपको लर्निंग कॉम्पिटेंसीज देखने को मिलेगी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप क्या क्या लर्न आपको हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है, आइडेंटिफाई वेरियस क्रॉप्स एंड द फूड दे प्रोवाइड अस। मतलब आपको अलग अलग क्रॉप्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी क्रॉप्स से कौन कौन से तरह के फूड हमें मिलते हैं। और नेम बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ए फार्मर यूज, मतलब कोई फार्मर खेती के टाइम में कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को यूज करता है, तो उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको इस चैप्टर में। एंड हम हेल्थी सीड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो उनके मेथड्स भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र्स, मतलब फर्टिलाइज़र्स के बजाय मैन्योर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर हम मैनर्स यूज करें तो मैनर्स, तो वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड हाउ द फॉलो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के जो मॉडर्न मेथड्स हैं लाइक स्प्रिंकल एंड ड्रिप, तो इसके बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में मिलने वाली है। नेक्स्ट है नो करेक्ट वेज टू स्टोर पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल फूड मटेरियल, यानी कि पेरिसेबल मीन्स से ऐसे फूड मटेरियल जो कि ईजिली ख़राब हो जाते हैं, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल फूड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्रिशिएट द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब ह्यूमंस के लिए एनिमल कैसे मतलब फूड के सोर्सेज होते हैं, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट आपको रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि जीरो हंगर, मतलब, और नीचे ओवरव्यू भी आपको दिखाया गया है कि इस चैप्टर में जैसे क्रॉप प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर्स का नेम है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें कि खेती करते टाइम हमें कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, यानी कितने प्रोसेस यूज करने होते हैं वो। नेक्स्ट है क्रॉप सीजन, यानी कि कौन कौन से सीज़न में क्रॉप्स कौन कौन सी टाइप की हमें ग्रो करनी चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू स्टे लाइव, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है उन्हें जीने के लिए या अपनी लाइफ को जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स ही दो हमारे पास फूड के सोर्सेज होते हैं। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड राइज टू बी ऑब्टेन फूड फॉर देम, एनिमल जो हम डोमेस्टिकेटेड करते हैं जिससे हमें काफ़ी फूड मटेरियल्स एक तरह से मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स के बारे में तो आपको पता ही है कि अलग अलग
तरह के प्लांट्स हमें अलग अलग तरह के फूड्स एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। टू फुलफिल आवर नीड्स ईच ऑफ दीज प्लांट्स इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए हमें इन्हें लार्ज स्केल पर ग्रो करना होता है। सो द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन फार्म्स इज कॉल्ड फार्मिंग। मतलब फार्म्स में अगर हम कल्टिवेशन करते हैं प्लांट्स का, मतलब प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक ऑफ ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ब्रांच है, ठीक है, साइंस की ही ब्रांच है। जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, अलग अलग ब्रांचेज होती है। तो एग्रीकल्चर में हम मतलब प्लांट्स को ग्रो करते हैं हमारे ह्यूमन यूज के लिए। एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री जो कि वैसे भी हमारा देश इंडिया कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर को वाइड एक तरह से हम यूज करते हैं। मतलब ऑक्यूपेशन, सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन हमारा एग्रीकल्चर ही है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ ग्रेन्स आफ्टर चाइना। मतलब चाइना इज़ फर्स्ट एंड चाइना के बाद जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है वो हमारा इंडिया है। आगे देख रहे हैं हम क्रॉप एंड क्रॉप सीजन, ठीक है। देखो, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। आपसे क्रॉप्स का डिफाइन पूछा जाएगा कि बेटा व्हाट इज द क्रॉप्स, तो आपको ये भी बताना है कि सेम काइंड के जो प्लांट्स हम लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स इज कॉल्ड प्रोड्यूस। मतलब जो हम एक तरह से प्रोडक्शन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द क्रॉप्स इज कॉल्ड प्रोड्यूस। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड और बेसिस ऑफ द सीजन्स। क्रॉप्स को यहाँ पर मतलब आपको टू टाइप से एक तरह से डिवाइड किया गया है कि आपसे पूछा जाए क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है। तो क्रॉप्स यहाँ पर एक तो सीजन के हिसाब से होती है, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स टू टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स है वो भी काफ़ी टाइप की होती है। जैसे प्रोडक्ट का मीन्स है कि आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक से आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले बात तो क्रॉप का डिफाइन क्या है, ठीक है। इफ़ सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स एंड क्रॉप्स आर divided into two types, ठीक है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सीजन, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑब्टेन, ओके। नीचे आपको दिखाया गया है कुछ क्रॉप्स एंड उनके जो प्रोड्यूस हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें सीरियल एंड ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स वो होती है जिनसे हमें मतलब अनाज मिलता है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो अनाज मिलता है। जैसे राइस है, व्हीट है, बार्ले है, मेज है, ये सारे ही सीरियल क्रॉप्स के अंदर आती है। और सीरियल क्रॉप से जो हमें ऑब्टेन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि हम जो राइस वगैरह यूज करते हैं या फिर हम कुछ व्हीट वगैरह यूज करते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है पल्सेज या फिर हम बोल सकते हैं लेग्यूमी क्रॉप्स, ठीक है। यानी कि इसमें आपकी दाल वाली फसल आएगी, ठीक है। जो दाल हम यूज करते हैं, ठीक है, सारी दाल वाली फसल है, मतलब पल्सेज है। जैसे पीज है, बीन्स है, ठीक है, ग्राम है, सोयाबीन है, ठीक है। और ये सारी जो है हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इन्हें हम प्रोटीन। नेक्स्ट टाइप है आपका फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में आपकी कॉटन है, हेम्प है और जूट है, ठीक है। ये तीन क्रॉप्स हैं जिनसे आपको फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है। और फाइबर्स का यूज हम क्लॉथ मेकिंग में करते हैं, ठीक है, कपड़े बनाने में। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो मस्टर्ड क्रॉप से मिलता है। सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, तो ये सारी क्रॉप्स जो है ऑयल हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर मतलब जैसे पोटैटो है और टेपियोका है, ठीक है। और पोटैटोज जो है आपके एक तरह से स्टार्च प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अगला जो आपका टाइप है वो है शुगर क्रॉप्स, ठीक है। तो उसमें आपके बीट रूट है और शुगर कैन है, दोनों से ही शुगर बनता है, ठीक है। और शुगर जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से गुड सोर्स है, ठीक है। शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में आपके आएगा कैरेट हैं और स्वीट पोटैटोज हैं, इनसे भी हमें विटामिन और स्टार्च मिलता है।
नेक्स्ट है बीवरेज क्रॉप्स। बीवरेज क्रॉप्स में आपके वो क्रॉप्स आएंगे जिनको आप ड्रिंक के तौर पे यूज करते हो, जैसे चाय, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी, ये आपके बीवरेज क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, बीवरेज मिलता है, मतलब हमें पीने की चीज़ें मिलती है, ठीक है, चाय कॉफ़ी वगैरह। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप होता है, एक तो आपका रबी क्रॉप्स होता है और एक नेक्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर हम बात करें इनके सीज़न की, तो जो आपका रबी क्रॉप्स है, ठीक है, तो वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, मतलब अक्टूबर में हम जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं और मार्च या अप्रैल तक हम उसको मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसका सीज़न जो होता है अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल तक होता है, ठीक है। अगर हम खरीफ की बात करें तो ये हमारा सीज़न स्टार्ट होता है खरीफ का जून जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये सीज़न कंप्लीट होता है, उसके बाद ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रबी वाला। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये आपकी रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स, मतलब ये विंटर सीजन में होती है, और खरीफ क्रॉप्स आर समर क्रॉप्स, यानी कि समर सीजन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून, मतलब ये वाली जो क्रॉप्स होती है ये मानसून पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हमें रखनी पड़ती है, ठीक है। बट जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो मानसून पर डिपेंड होती है, ठीक है। जून जुलाई में जो है इंडिया में मानसून आते हैं, तो उस टाइम पे ये क्रॉप्स एक तरह से ग्रो हमें करनी होती है, ठीक है। मानसून मीन्स रेनी सीजन, तो ये पूरी तरह से रेनी सीजन पर डिपेंडेड होती है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स में आपके एग्जांपल है राइस है, मेज है, पल्सेज है, ठीक है, कॉटन है और ग्राउंडनट है। जबकि अगर रबी क्रॉप्स के बारे में बात करें तो वीट है, मस्टर्ड है, वार्ले है, ग्राम है एंड पी और बीन्स, ठीक है, ये आपके वीट क्रॉप्स में आती है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी जो क्रॉप्स होती है अकॉर्डिंग टू सीजन टू टाइप की होती है, खरीफ एंड रबी। और रबी का जो टाइमिंग है वो भी आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर टू मार्च या फिर नवंबर टू अप्रैल, एंड यहाँ से जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ये विंटर क्रॉप्स है और ये समर क्रॉप्स है, ठीक है। नीचे आपको दो पिक्चर दिखा रखी है जिसमें आपको रबी क्रॉप्स यानी कि कॉटन क्रॉप्स दिखा रखी है, इधर सॉरी ये खरीफ क्रॉप्स है कॉटन क्रॉप्स, और रबी में आपको पीच दिखा रखी है, ठीक है, बीट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो है आपके रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून, कौन सी क्रॉप्स जो है मानसून पर डिपेंड नहीं होती है, तो इसमें आएगा आपका आंसर रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है वो है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। पीज एंड बीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, पीज और बीन्स जो है आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ग्राउंडनट इज सोर्स ऑफ, ठीक है, ग्राउंडनट इज सोर्स ऑफ, ग्राउंडनट से आपको क्या मिलता है बताओ, ठीक है, ग्राउंडनट से आपको वो क्या बोलते हैं ऑयल, ठीक है, ऑयल मिलता है, यानी कि ये ऑयल वाली क्रॉप्स है। नेक्स्ट है बीटरूट इज सोर्स ऑफ, तो ये है शुगर, ठीक है, इसमें शुगर आएगा आपके। आगे देखते हैं हम बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से मीन्स क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करने के लिए जो फार्मर, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करता है तो वो सारी एक्टिविटी जो है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ही काउंट होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले जो है सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड, ठीक है, मतलब उसके बाद में बीजों को बोना पड़ता है, यानी कि बीजों को सो करना पड़ता है, सोइंग करना पड़ता है। नेक्स्ट है मैन्योरिंग, मतलब खाद डालना। नेक्स्ट है इरिगेशन, और उससे नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये जो सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एक फार्मर फॉलो करता है जब वो मतलब खेती करता है, ठीक है। और ये सारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप्स हैं ये मतलब एक तरह से सीक्वेंस से ही किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें इस वाले टॉपिक में ध्यान से देखनी है। तो देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज ए प्रिपेयर ऑफ द सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इन्वॉल्व्स प्लैगिंग और लेवलिंग। अब ध्यान देना कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो प्लैगिंग और एक लेवलिंग, यानी कि प्लग करना। प्लग करने का मतलब है मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी को प्लग करना,
प्लग का मतलब है मिट्टी को एक तरह से उखाड़ना। एंड नेक्स्ट है वो है लेवलिंग, यानी कि फिर से मिट्टी को सॉफ्ट बनाना। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो है फार्मर एक तरह से मिट्टी को प्लग कर रहा है। ये एंशियंट टाइप का मेथड था। आजकल जो है हम कल्टीवेटर्स यूज करते हैं प्लगिंग के लिए। द सॉइल नीड्स टू बी लूज सो दैट रूट्स कैन पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल, मतलब हम सॉइल को लूज करते हैं ताकि जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, उसका जो रूट्स है वो एक तरह से डीप पेंट्रेट हो जाए, मतलब अंदर गहराई तक पहुंच जाए। इसलिए हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है। एंड एक और रीज़न है कैन ब्रीथ इजीली, मतलब रूट्स को ब्रीथ करना आसान हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट वाली एक तरह से मिट्टी रहेगी तो ब्रीथिंग इजीली हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। ठीक है, ये वाली डिफाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि प्लगिंग क्या होता है। प्लगिंग और टिलिंग दोनों का मीन्स एक ही होता है, और वो होता है लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। नेक्स्ट है प्लग, होई एंड कल्टीवेटर। ये तीन जो इक्विपमेंट्स है जो हम एक तरह से प्लगिंग में यूज करते हैं। इट्स एडवांटेज आर फॉलोज। अब ध्यान देना कि प्लगिंग के एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्लगिंग तो कर रहे हो, मतलब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो, प्लगिंग कर रहे हो, लेकिन एडवांटेज क्या है। तो पहला देखो, इट हेल्प टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर्स ऑफ द टॉप, मतलब नीचे से, ठीक है, नीचे वाली जो मिट्टी होती है मान लीजिए उसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो वो सॉइल है टॉप पर आ जाती है। ठीक है, जब आप प्लगिंग करते हो। एंड सेकंड पॉइंट है इट आल्सो हेल्प रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब इससे मॉइस्चर रिटेन होता है, मतलब मॉइस्चर जो होता है हमारी मिट्टी में बना रहता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब प्लगिंग के बाद देखो, आफ्टर प्लगिंग सॉइल सम बिग पीसेज ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब जब हम प्लगिंग करते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के कुछ मोटे मोटे ये जो पीसेज हमें दिखाई देते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रम्स। ठीक है, मतलब मिट्टी के जो मोटे मोटे टुकड़े एक तरह से आपको दिखाई देते हैं वो होते हैं क्रम्स। तो रिमेन्स इन द सॉइल, मतलब प्लगिंग के बाद ये खेत में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इन क्रम्स को एक तरह से लूज करने के लिए या फिर इन क्रम्स को फोड़ने के लिए हमें ब्रेक करना होता है, और ब्रेक करने के लिए लेवलिंग यूज करना पड़ता है। मतलब एक लेवलर होता है जिसको हमें ट्रैक्टर से एक तरह से पीछे लटका के और उसको चलाना होता है। ठीक है, तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड, मतलब आफ्टर प्लगिंग, ठीक है, लेवलिंग इज रिक्वायर्ड, और इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक, मतलब एक वुडन ब्लॉक होता है उसकी हेल्प से एक तरह से लेवलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक था इसमें हमने दो चीज़ें क्लियर की कि भाई सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एक तो प्लगिंग करना होता है, और प्लगिंग के लिए प्लग होई या फिर कल्टीवेटर यूज करते हैं, और प्लगिंग के बाद जो है लेवलिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्लगिंग करके छोड़ देंगे तो जो क्रैम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे खेत में ऐसे ही दिखेंगे। तो उन क्रैम्स को तोड़ना ज़रूरी है, उनको ब्रेक करना ज़रूरी है। सो हम एक तरह से लेबलिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स से क्या मतलब है, मतलब एग्रीकल्चर में जिन इक्विपमेंट्स को आप यूज करते हो वो सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे प्लग। ठीक है, ये आपके एंशिएंट टाइम का प्लग था जो पहले हम, ठीक है, मतलब ऑक्स या बुल से हम यूज करते थे। ये वुडन एक तरह से प्लग है। ठीक है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसे हम प्लग सॉफ्ट कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसे हम प्लग शेयर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है होई है जिसका यूज हम आजकल करते हैं, ये भी मैनुअली है वैसे तो। फार्मर नीड सम स्पेशल टूल्स, मतलब जिन टूल्स की नीड होती है वो सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में ही काउंट होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड आर फॉलोज। कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे पहला है प्लग। तो प्लग इज़ द मेड ऑफ वुडन और आयरन। ठीक है, प्लग जो होते हैं वो वुडन के भी बनते हैं, पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम में वुडन जो प्लग यूज होते थे, बट आजकल आयरन के भी आ रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लग शेयर, मतलब जो रेक्टेंगुलर मतलब ट्राइंगल जैसी आयरन की स्ट्रिप होती है या फिर वुड की स्ट्रिप होती है, ठीक है, उसे हम प्लग शेयर कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो ट्राइंगल वाली, ठीक है, इसे बोलते हैं हम प्लग शेयर। और एक वुडन पार्ट होता है जो कि इसको जोड़े रखता है, उसे हम कहते हैं प्लग शाफ्ट, ये वाला पार्ट। इन अर्लियर टाइम प्लग वार
ड्राइवन बाय एनिमल्स, मतलब प्लग को एनिमल्स से ड्राइव किया जाता था, खींचा जाता था, उसमें बुल्स होते थे या फिर हॉर्सेज होते थे, ठीक है। बट नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय द कल्टिवेटर्स, ठीक है, एंड ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स। मतलब आजकल जो प्लगिंग होती है उसमें कल्टीवेटर का यूज करते हैं, मतलब जो आयरन वाले जो प्लग है वो यूज करते हैं, और ट्रैक्टर से उसको ड्राइव किया जाता है, मतलब ट्रैक्टर से उसको खींचा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं होई के बारे में। होई कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रोड और वुडन और आयरन, मतलब हुई भी जो है ये भी वुडन और आयरन की हो सकती है। इसमें एक लॉन्ग रोड होती है विथ ए ब्रॉड स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट अटैच टू द वन एंड, यानी कि इसके एक एंड पर आयरन प्लेट अटैच होती है। इट बेंट प्लेट एक्ट्स लाइक ए ब्लेड, मतलब ये वाली जो प्लेट होती है आयरन की, ये एक तरह से ब्लेड जैसी होती है, ठीक है। और द बेंट प्लेट ब्लेड जैसी होती है, तो ये एक तरह से मिट्टी में नीचे मिट्टी में जाके और मिट्टी को उखाड़ती है, ठीक है। तो होई का ज़्यादातर हम यूज करते हैं बीडिंग में, ठीक है, मतलब बीड्स को रिमूव करने में होई का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बीड्स क्या होती है, बीड्स के बारे में नहीं जानते तो बताता हूँ कि बीड्स जो होती है वो अनडिजाइबल प्लांट्स होते हैं जो कि किसी क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई क्रॉप हम जब खेत में उगाते हैं तो उसके साथ में और भी काफ़ी प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी बीड्स होती है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स भी एक इम्प्लीमेंट्स है। तो देखो, कल्टीवेटर ए टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट यूज टू बी सेकेंडरी टीलेज। इट्स टीथ आल्सो कॉल्ड सैंक्स पायर्स द सॉइल, मतलब सॉइल को पायर्स करते हैं, ठीक है। ये कल्टीवेटर है जो कि आजकल हम यूज करते हैं ट्रैक्टर्स के साथ में। कल्टीवेटर्स आर ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, मतलब कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। दे स्टेयर एंड पुलवर्स द सॉइल आइदर बिफोर प्लांटिंग और आफ्टर द क्रॉप्स हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब फसल को क्रॉप्स के पहले भी हम इसको चला सकते हैं और बाद में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो वो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड नंबर का है आपका सोइंग द सीड्स, मतलब अगर हमारी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है तो हम बीजों को उसमें सो करेंगे, मतलब उगाएंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, ठीक है, सॉइल में सीड्स को पुट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सोइंग ऑफ द सीड। टू गेट ए गुड क्रॉप, मतलब एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्या कि गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो हमें एक तरह से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड, मतलब गुड क्वालिटी के सीड्स का सिलेक्शन करना भी एक तरह से ज़रूरी है। कैन बी डन बाय द सोकिंग सीड्स इन वाटर, ठीक है। और हम मतलब गुड क्वालिटी के सीड्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, सोकिंग इन सीड्स इन द वाटर, यानी कि हम एक पानी में सीड्स को डुबो के और हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स का चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे, ठीक है, वो पानी में एक तरह से नीचे सेट हो जाएंगे, और जो ख़राब सीड्स होंगे वो एक तरह से पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक तरह से गुड क्वालिटी के सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये आपका सीड सिलेक्शन करने का मेथड है, मतलब हमें सीड्स को पानी में डुबो के रखना है, ठीक है, 1 आवर तक, और जो सीड्स नीचे पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं तो उन्हें हम अलग करना है, और जो पानी में फ्लोट करेंगे, मतलब पानी में जो तैरते हैं, वो एक तरह से अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं तो उनको हम अलग से हटा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सोइंग सीड्स, मतलब बीजों को बोने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है सीड्स शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड इन मोस्ट सॉइल, मतलब सीड्स को हमें एक मोस्ट सॉइल में ही एक तरह से ग्रो करवाना चाहिए। नेक्स्ट है सीड्स शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ, मतलब सीड की जो डेप्थ है, गहराई है, वो करेक्ट होनी चाहिए। इफ़ सीड आर सोन इन टू डीप, अगर हम सीड्स को करेक्ट डेप्थ पे अगर नहीं पुट करेंगे, मान लीजिए कि अगर हम सीड्स को ज़्यादा डीप पुट कर देंगे, देन देयर रूट्स विल बी नॉट अवेल टू रेस्पायर, तो उनकी रूट्स को रेस्पिरेशन जो है नहीं कर सकेगी। एंड अगर हम ज़्यादा मतलब क्लोज अगर मतलब ऊपर ही अगर हम सीड्स को पुट कर देंगे तो
उन्हें बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, उन सीड्स को ईट कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा मतलब सीड्स उगाने से पहले उनकी डेप्थ का एकदम पता होना चाहिए कि ज़्यादा नीचे भी ना हो और ज़्यादा ऊपर भी ना हो, ठीक है। ये करेक्ट डेप्थ पर हमें जो सीड्स है वो मतलब पुट करने हैं। नेक्स्ट है सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। स्पेस का तो ध्यान रखना है कि स्पेसिंग होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए प्लांट्स का, क्योंकि अगर हम एक जगह ज़्यादा सीड्स को पुट करेंगे तो वहाँ पर प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और इससे उनमें कंपटीशन होगा हर चीज़ के लिए, जैसे वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है एंड सनलाइट है, ठीक है। तो इसलिए स्पेस का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्पेस हो ताकि उनमें इन चीज़ का कंपटीशन ना हो, उन्हें न्यूट्रिएंट सनलाइट वगैरह प्रॉपर अमाउंट में मिले। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग कि सोइंग के मेथड क्या है। तो सोइंग के यहाँ पर मेथड है, एक तो मैनुअल मेथड जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं और एक है मैकेनिकल मेथड, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है उसमें जो है सीड्स को स्कैटर किया जाता है बाय हैंड्स, ठीक है। मतलब हाथ में सीड्स भर के और उनको ऐसे ही फेंका जाता है खेत में, ठीक है। स्कैटर मतलब स्प्रेड करना या फिर स्कैटर करना। सीड्स लाइक जैसे मेज है, बाजरा है, ठीक है, तो वो इस मेथड से एक तरह से उगाए जाते हैं, ठीक है। बाय दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन द फील्ड, मतलब इस मेथड से जो है सीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवनली होता है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वेस्ट ज़्यादा होता है और रिड्यूस टू बी क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप यील्ड जो है वो हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि ना तो हमें इसमें प्रॉपर स्पेस का ध्यान रखा ना डेप्थ का ध्यान रखा, ठीक है। तो ये जो मेथड है एक तरह से एंशियंट टाइप का मेथड है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है, ये जो किसान है, ठीक है, ये जो फार्मर है वो हाथ में बीजों को लेके और ऐसे स्प्रेड कर रहा है, मतलब फेंक रहा है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल मेथड, तो जिसमें आपके सीड ड्रिल का यूज करते हैं, ठीक है। दिस मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग ए सीड ड्रिल, तो इस मेथड में सीड ड्रिल का यूज करते हैं, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे ही एक तरह से लगा ड्राइव करते हैं। सीड ड्रिल मेक्स फोरोज इन द सॉइल एंड सीड्स फॉल इनटू द फरोज, मतलब सीड ड्रिल से छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं तो उनमें सीड्स को पुट किया जाता है और वो भी प्रॉपर डेप्थ पे, ठीक है, और प्रॉपर डिस्टेंस पे, मतलब प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस का यहाँ पर बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, जबकि इस वाले मेथड में नहीं रखा जाता, ठीक है। सो ये जो मेथड है ये एक तरह से बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। सोइंग सीड्स यूजिंग ए सीड ड्रिल इज ए फास्टर एंड सेव्स लेबर, ठीक है, इसमें काम जल्दी भी होता है क्योंकि मशीन से किया जाता है, मैकेनिकली किया जाता है और इसमें लेबर भी सेव होती है, ठीक है। तो ये वाला अच्छा मेथड है, दो ही मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन मतलब है कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनके मतलब प्लांट हम नर्सरी में तैयार करते हैं पहले, फिर नर्सरी से उन प्लांट्स को वहाँ से उखाड़ के या फिर वहाँ से उनको टर्न करके फिर नई जगह मतलब जो है फील्ड में करते हैं, तो सीडलिंग तैयार किए जाते हैं इसमें पहले। तो देखो इन सम क्रॉप्स लाइक जैसे पैडी है, वेजिटेबल्स है लाइक चिलीज और टमाटोज है, द सीड्स आर सोन इन ए स्मॉल एरिया कॉल्ड इज नर्सरी, मतलब इनके सीड्स जो है सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं और नर्सरी में छोटे छोटे जो है प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। और उन सीडलिंग को फिर एक तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है मैन फील्ड में, मतलब जहाँ हमारा खेत होता है वहाँ उन सीडलिंग्स को तैयार मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको हम क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, मतलब क्रॉप का ट्रांसप्लांट करना, मतलब प्लांट को नर्सरी में ग्रो करके और फिर वहाँ से इसको मेन जो हमारा फील्ड है वहाँ पर लगाना। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, मतलब क्रॉप के ट्रांसप्लांटेशन करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट द इट हेल्प फार्मर्स टू सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग, मतलब इससे फार्मर को हेल्दी सीडलिंग सेलेक्ट करने में मदद मिलती है, ठीक है। मतलब जो ख़राब सीडलिंग है उनको वो एक तरह से जो मेन फील्ड है उसमें ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है, जो हेल्दी हेल्दी है उनको एक तरह से ग्रो करेगा।
नेक्स्ट है इट इजी टू बी कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स। तो हम ट्रांसप्लांट में एक तरह से हर प्लांट के बीच में प्रॉपर एक तरह से स्पेस का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है द क्रॉप यील्ड इंक्रीज एज अनहेल्थी प्लांट्स आर सॉर्टेड आउट। मतलब जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज होता है क्योंकि जो अनहेल्थी प्लांट है वो तो हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर देते हैं, मतलब उनको तो लगाते नहीं हम, इसलिए। तो ये तीनों हैं एक तरह से एडवांटेज हैं, आपको भी अच्छे से रीड करने हैं। अगला जो हमारा प्रैक्टिस है वो है मैन्यूरिंग। मतलब सोइंग के बाद में मैन्यूरिंग आता है। मैन्यूरिंग मीन्स होता है खाद डालना, ठीक है। तो देखो व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन कंटिन्यूसली इन ए सेम फील्ड। मतलब जब हम बार बार एक ही फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो एक तरह से डिफिशिएंट हो जाती है, मतलब उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। सो दिस रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। और इससे क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड है मतलब जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो भी कम होता है। सो दिस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम उसमें मैन्योर्स या फिर कुछ फर्टिलाइजर्स एक तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एडिंग ऑफ द मैन्योर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मतलब मैन्योर ऐड करने की प्रोसेस मैन्योरिंग है, ठीक है। मैन्योरिंग इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक तरह से मैन मेड या फिर मैन मेड सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मैन्योर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, ठीक है। मैन्योर्स आर एडिड टू सॉइल बिफोर आफ्टर एंड सीड्स आर ग्रोन, ठीक है। मतलब सीड्स को ग्रो करने से पहले भी हम मैन्योर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, या फिर बाद में भी हम मैन्योर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही टाइम हम एक तरह से मैन्योर्स ऐड कर सकते हैं। इट इज़ रिच इन हुमस। मतलब मैन्योर्स जो होते हैं उनमें हुमस की क्वांटिटी रिच होती है। इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। और इंक्रीज इट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी जो है मैन्योर्स से बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब हमारी जो मिट्टी है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और मेक्स इट पोरस। मतलब मिट्टी जो होती है वो हमारी पोरस बन जाती है, मतलब सॉफ्ट बन जाती है, और रूट्स इजीली ब्रीथ कर पाती है, ठीक है। सो सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब मैन्योर्स डालने से जो है हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स भी एक तरह से जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स है लाइक अर्थवर्म है, ठीक है, तो वो इंक्रीज होते हैं। मैन्योर इज मैनली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। मैन्योर्स के यहाँ पर 3 टाइप है। तो आपने ये देखा है कि मैन्योर्स के बाकी बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। सबसे मतलब ये बोल सकते हैं रामबाण दवा है ये, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल होती है, तो है ही है। अब देखो 3 टाइप कौन कौन से मैन्योर्स के। एक तो है फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर्स में देखते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म यार्ड वेस्ट, लाइक जैसे डंक है, स्ट्रॉ है, लीव्स है, ठीक है। तो ये वाला जो मैन्योर इससे तैयार होता है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, विच आर प्लग्ड अलोंग विथ सॉइल। मतलब सॉइल के साथ में जो मतलब ग्रीन प्लांट्स उखड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनसे तैयार होता है वो मैन्योर। नेक्स्ट है कंपोस्ट, ठीक है, जैसे किचन वेस्ट है, ठीक है, बीड्स है, एनिमल वेस्ट है, ठीक है, तो उनसे जो तैयार होता है वो मैन्योर, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, नेचुरल थिंग्स से ही तैयार होता है और डिकम्पोज थिंग्स से तैयार होता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल भी नेचुरली नहीं होता, ठीक है, केमिकली होता है। तो देखो फर्टिलाइज़र इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र केमिकल कंपाउंड है जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और इंसानों के द्वारा ही बनाया जाता है। सो इट इज़ मैन मेड, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्टिलाइज़र जो है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करता है किसको, हमारी क्रॉप्स को। अब कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसे। कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है जैसे यूरिया सप्लाई नाइट्रोजन, ठीक है, सी ए एन का मतलब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई कैल्शियम और नाइट्रोजन, ठीक है। तो CAN आपको देगा कैल्शियम और नाइट्रोजन। ऐसे ही होता है एनपीके भी होता है, ठीक है। डाई अमोनिया फास्फेट सप्लाई नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एक होता है डाई अमोनिया फास्फेट, इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की सप्लाई मिलती है। दे आर इजी टू बी यूज एंड ट्रांसपोर्ट कैन बी इजली स्टोर्ड, ठीक है। इनको इजी यूज कर सकते हैं हम और इसको स्टोर करना भी आसान है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से बैग्स में कैरी किया जाता है, ठीक है।
और ये होते हैं, मतलब इनके बारे में क्या बताएं, ये इंस्टेंट सोर्स होते हैं। मतलब ये ईजिली क्या होते हैं पानी में, मतलब जब हम इरिगेशन करते हैं तो ईजिली ये वाटर के साथ में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और ये हमारे प्लांट्स के लिए एक तरह से ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और ईजिली एक तरह से इमीडिएटली यूटिलाइज भी किया जा सकता है। कौन? फर्टिलाइज़र। ठीक है, बट फर्टिलाइज़र इतना होता है, ठीक है, मतलब ये एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बट थोड़ा हार्मफुल ही होता है। ठीक है, क्योंकि मैन्यूर्स के मुकाबले अगर देखें तो ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब इनमें थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं हम कि मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंस, मैन्यूर्स तो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि मैन्यूर्स को हम मैन्यूर्स में कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, मैन्यूर्स में, जबकि इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें दोनों में, ठीक है, तो मतलब मैन्योर जो है वो हमें एक तरह से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जबकि फर्टिलाइज़र हमें स्मॉल अमाउंट में भी मतलब काम कर जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ऐड करके हम उसमें नाइट्रोजन की जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो मतलब इसकी कम क्वांटिटी से भी काम चल जाता है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरी होती है। ठीक है, और फर्टिलाइज़र में ह्यूमस की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, बट मैन्यूर्स आर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल इन रिच क्वांटिटी। मतलब इसमें मैन्यूर्स जो है सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं रिच क्वांटिटी में। इट इज़ नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर, मैन्यूर्स जो होते हैं वो इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि हमने ये देखा था कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो वाटर में ईजिली मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं, और प्लांट के द्वारा भी इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में अगर हम बात करें तो ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, मतलब अगर आपको तुरंत कोई चीज़ चाहिए मिट्टी में तो ये फर्टिलाइज़र आपको देगा, बट मैन्यूर्स तुरंत बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, ये धीरे धीरे वर्क करता है, बट ये नेचुरल होता है और ये ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि इससे हुमस मिलता है। बट अगर हमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी है सॉइल में तो वो हमें फर्टिलाइजर से मिलती है। ठीक है, नीचे आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 है, इसमें एक कंपोस्ट पिट के बारे में बता रखा है कि हमें अपने जो है घर में कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे गड्ढा करना है, और उसमें हमें कुछ वेजिटेबल पील्स है या फिर प्लांट लीव्स वगैरह है, ठीक है, वो हमें डालते रहना है जो भी है। तो आप इसको आप सेल्फ एक तरह से पढ़ लेना। आगे देखते हैं डेस्पाइट एडवांटेज, मतलब फर्टिलाइज़र्स के एडवांटेज तो होते हैं, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, किसके? फर्टिलाइज़र्स के। मैन्योर्स के कोई डिसएडवांटेज नहीं होते। ठीक है, फर्टिलाइज़र के डिसएडवांटेज होते हैं। दे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी इफ़ यूज्ड रेगुलरली, मतलब अगर फर्टिलाइज़र का हम मतलब कंटिन्यू यूज करें तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी एक तरह से रिड्यूस होती है, कम होती है। एंड दे आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, दोनों ही टाइप के पोल्यूशन फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज करने से होते हैं। As an alternative to fertilizer, nutrient in the soil can be replenished naturally by the practice various method। मतलब फर्टिलाइज़र के ऐड करने की जगह हम जो है हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरली मेथड हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे नेचुरल मेथड हैं जिससे कि हम बिना फर्टिलाइज़र ऐड किए भी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है हमारी सॉइल को दे सकते हैं। तो ये 3 मेथड है। एक तो है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब है कि हमारा जो लैंड है, यानी कि हमारा जो फील्ड है, उसको कुछ दिन के लिए फ्री कर दो। ठीक है, मतलब कुछ दिन के लिए हम उसको ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं ताकि उसमें कुछ नेचुरल वेजिटेशंस हो जाएं। ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन से आपका मैन्योर तैयार हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो फील्ड फैलो भी एक तरह से नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, मतलब आपको क्रॉप जो है रोटेट करनी चाहिए, मतलब आपको क्रॉप बदल बदल के यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है वो आपको ग्रो करनी चाहिए उस एक पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, यानी कि सेम एरिया में। दिस प्रैक्टिस इज जनरली यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द नाइट्रोजन बाय ए ग्रोइंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप्स
दैट ऐड नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल इन सीक्वेंस विथ सीरियल एंड अदर क्रॉप्स। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है वीट क्रॉप्स को ग्रो करते हो, तो उसमें कभी कभी आपको लेगुमिनियस क्रॉप्स भी ग्रो करनी चाहिए, मतलब पल्सेज वाली कोई क्रॉप्स है वो भी आपको ग्रो करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेगुमिनियस जो क्रॉप्स है वो आपको आपकी उस मिट्टी में नाइट्रोजन की फुलफिल करता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की फुलफिल क्यों करता है इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है कि लेगुमिनियस जो प्लांट्स होते हैं, लाइक जो दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह से सॉइल में नाइट्रोजन की फुलफिल को करता है। तो यानी कि क्रॉप का अगर हम रोटेट करके ग्रो करते हैं बार बार, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग में या मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या देखते हैं कि एक साथ आप, ठीक है, 2 या 3 टाइप की जो है क्रॉप्स है, तो वो किसी एक ही पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। तो मिक्स्ड, ये तीनों मेथड एक तरह से नेचुरल है। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे इज द मेथड दैट इन्वॉल्व स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड। मतलब हाथ से सीड्स को स्कैटर करने का जो मेथड है वो सोइंग में है और उसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लगिंग एंड लेवलिंग। तो इसका आंसर लेवलिंग आएगा। थर्ड वाला है इज रिच इन ह्यूमस वाइल फर्टिलाइजर नॉट। तो इसमें आएगा आपका मैन्योर। ठीक है, मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस, मतलब ह्यूमस की क्वांटिटी मैन्योर में ज़्यादा होती है। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है टू गेट ए गुड क्रॉप यील्ड। मतलब अच्छी क्रॉप यील्ड के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसमें आएगा सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लग एंड आर यूज टू प्लगिंग द सॉइल। इसमें आएगा आपके प्लग, होई और कल्टीवेटर आर यूज टू प्लगिंग द सॉइल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एफ वाला, ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड। ठीक है, या मैनुअली, हैंड आएगा इसमें। नेक्स्ट मैन्योरिंग के बाद है इरिगेशन। आपका नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन में हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, यानी कि क्रॉप्स को वाटरिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में, मतलब अलग अलग पीरियड में। इन इंडिया फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन द रेन और इरिगेशन बिकॉज इट इज़ नॉट रेन वैन क्रॉप्स रिक्वायर वाटर। ठीक है, मतलब इंडिया में जो फार्मर्स है वो कम्प्लीटली रेन पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसको कब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। टू गेट ए गुड प्रोड्यूस एंड क्रॉप नीड टू बी इरिगेट प्रॉपरली। मतलब एक अच्छे प्रोड्यूस के लिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, गुड यील्ड के लिए आपको, ठीक है, क्रॉप का जो इरिगेशन है वो भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों ही। द मेथड से द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स एंड पॉन्ड्स टू वेल्स, लेक्स, रिवर्स, कैनल्स। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हम इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट फाइल में हम देखते हैं पैडी क्रॉप्स, ठीक है, नीड मोर वाटर दैट इज़ वाई दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। मतलब पैडी जो क्रॉप्स है, मतलब राइस वाली क्रॉप्स, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको चाहिए। तो ये वाली क्रॉप्स जो होती है रेनी सीजन में ग्रो होती है। अब बात करते हैं इरिगेशन की। तो इरिगेशन के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और एक है मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके पुराने एंशिएंट टाइम में जो मेथड्स यूज किए जाते थे वो आते हैं, उनमें से कुछ है जैसे डेकली, रहेट, मॉट एंड चैन पम्प। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये मॉट मेथड है, ये चैन पम्प है, ये डेकली है और ये रहेट है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राइट द एनी 2 मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई भी 2 मेथड के नाम पूछेगा या फिर 3 मेथड के नाम पूछेगा, तो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो these methods in these methods water available in wells and canals is distributed in the fields। मतलब इस मेथड में जो है वाटर जो भी अवेलेबल होता है उसे एक तरह से फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय यूजिंग कैटल और ह्यूमन लेबर। ठीक है, इनमें ज़्यादातर कैटल का यूज किया जाता है या फिर ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में मशीनों का तो वैसे अभाव था
and these methods are cheaper and they do not get required to use of electricity but are less efficient। मतलब ये जो मेथड्स थे वो चीपर थे क्योंकि इनको यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं थी, ठीक है, और ये पूरी तरह से एक तरह से ह्यूमन या फिर कैटल्स पर डिपेंड होते थे और लेस एफिशिएंट होते थे, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे ये मेथड, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ना इनके बारे में, ठीक है, डिस्क्राइब मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये 4 मेथड्स आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड के बारे में। तो मॉडर्न मेथड में आपके 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो है आपके स्प्रिंकल और एक ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो बात कर लेते हैं स्प्रिंकल के बारे में, ठीक है। तो स्प्रिंकल सिस्टम दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब ज़्यादातर कॉमनली यूज किया जाता है वो स्प्रिंकल मेथड ही यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग वर्टिकल पाइप्स एट द इक्वल डिस्टेंस। इसमें वर्टिकल पाइप को इक्वल डिस्टेंस पर एक तरह से ऐड मतलब सेट किया जाता है और उसके ऊपर यानी कि उसके जो टॉप पार्ट पर एक नोजल होती है, ठीक है। नोजल जो है वो रोटेटिंग नोजल होती है जो अपने आप ही रोटेट करती रहती है। द पाइप्स आर कनेक्टेड टू द मेन पाइप दैट सप्लाई वाटर अंडर द प्रेशर, ठीक है। तो इन पाइप्स को मेन पाइप से कनेक्ट करते हैं जो कि हाई प्रेशर से वाटर की सप्लाई करता है और एक तरह से पानी जो है चारों तरफ स्प्रेड होता है इसमें, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। दिस मेथड इज़ रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड, ठीक है। ये मेथड वहाँ पर मतलब ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है सैंडी सॉइल में, जहाँ पर अनइवन लैंड होता है तो वहाँ पर भी इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर पानी की सफिशेंट क्वांटिटी नॉट अवेलेबल हो। अगला मेथड होता है वो ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम में जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक तरह से मतलब प्लांट की रूट को दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें प्लांट की रूट को पानी दिया जाता है, ठीक है, और वो भी दिस हेल्प्स प्लांट टू गेट रेगुलर वाटर सप्लाई एंड इन्वॉल्व नो वेस्टेज ऑफ वाटर। मतलब इसमें पानी का बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पाइप का नेटवर्क एक तरह से बिछाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की। जैसे हमने हर चीज़ का एडवांटेज पढ़े थे। तो इरिगेशन हेल्प अस सीड टू जर्मिनेट, मतलब इरिगेशन से ही सीड एक तरह से जर्मिनेट होते हैं। इट आल्सो एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिशन बाय द प्लांट्स, यानी प्लांट जो है वाटर की हेल्प से ही तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करेंट्स, मतलब जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है पानी, किसको, क्रॉप्स को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन, मतलब ज़्यादा पानी देने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर है तो वाटरिंग भी हमें एक तरह से लिमिटेड करनी चाहिए। अलग अलग टाइप का जो क्रॉप्स होता है उनके लिए डिफरेंट क्वांटिटी होती है पानी की सबके लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्लांट्स विथ राइट अमाउंट ऑफ वाटर और एट ए राइट टाइम, ठीक है। एक्सेसिव वाटर कैन कॉज ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है तो वो देखते हैं। फर्स्ट है वाटर लॉगिंग ऑकर्स इन द सॉइल इफ इनहेबिटेड जर्मिनेट टू द सीड्स। मतलब वाटर लॉगिंग ऑकर्स इन द सॉइल इट इनहेबिट जर्मिनेट ऑफ द सॉइल। पानी का जमाव हो जाता है सॉइल में, ठीक है, मतलब मिट्टी में पानी रुक जाता है, पानी पानी भर जाएगा तो फिर सीड्स को जर्मिनेशन में हेल्प नहीं मिलती है, मतलब सीड जर्मिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट है रूट कैन नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट, और जो रूट्स हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से उस क्रॉप को या फिर उस प्लांट को अपराइट होल्ड नहीं कर सकती है पानी के अंदर। नेक्स्ट है प्लांट विच कैन नॉट रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉल डाउन, ठीक है। ऐसे प्लांट जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स को रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं तो वो ईजिली फॉल डाउन यानी कि गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब मान लीजिए इरिगेशन आपने कर लिया, उसके बाद में भी आपको प्रोटेक्शन तो एक तरह से क्रॉप्स को देना ही है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम काफ़ी मेथड्स यूज करते हैं, जैसे स्केयर क्रॉप्स लगाते हैं, मतलब ऐसे हम, ठीक है, खेत में ऐसे बिजू के बनाते हैं ताकि जो एनिमल्स है इसको देख के डर जाए, ठीक है। तो स्केयर क्रोच दिस इज एन इमेज ऑफ ह्यूमन फॉर्म प्लेस्ड इन फील्ड्स, मतलब ये ह्यूमन की इमेज का फॉर्म बनाते हैं फील्ड में, ठीक है। कीप वर्ड्स अवे फ्रॉम द फील्ड, ताकि जो वर्ड्स हैं वो फील्ड से अवे रहें, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं,
मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है उनका भी हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें कोई डिजीज़, माइक्रोब्स, फंगस वगैरह ना लगे। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेंसिस द सॉइल विद एडुकेटेड न्यूट्रिएंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। ठीक है, बाय द डैमेजिंग ऑफ द पेस्ट, रोडेंट्स वगैरह जो भी है। सो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। पेस्टिसाइड्स आर poisonous in nature. They kill the pest and but not of the harm the plant। मतलब ये पेस्टिस जो होते हैं वो प्लांट्स डिजीज़ को ही किल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, किल इंसेक्ट्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को अटैक करते हैं, मतलब उनको किल करते हैं। कुछ फंगस होते हैं जो फंगी को किल करते हैं। कुछ रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो कि रैट वगैरह या फिर माइस को दूर रखते हैं और उनको किल करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। DDT, BHC। ठीक है, ये कुछ नेम है पेस्टिसाइड्स के। हेप्टाक्लोरोमेथाइन, पैराथियन। नेक्स्ट है बीडिंग। ठीक है, बीडिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। बीडिंग मीन्स होता है कि बीड्स को रिमूव करना। ठीक है, बीड्स, तो देखो बीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के साथ में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हें हम बीड्स कहते हैं। ठीक है, और बीड्स को रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा किसका, वाटर का, न्यूट्रिएंट का। ठीक है, और इससे जो हमारी क्रॉप्स है, ठीक है, उसको बेटर यील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अमरंथस यानी कि चौलाई एक बीड्स का टाइप है। एक वाइल्ड ओट होता है जिसे जावी कहते हैं। आर कुछ एग्जांपल्स हैं बीड्स के, ये नेम है। अगर आपसे पूछे तो आपको ये दो नेम ध्यान रखने हैं। दे नीड टू बी रिमूव्ड एट रेगुलर इंटरवल, अदरवाइज द क्रॉप यील्ड विल बी बैडली अफेक्टेड। ठीक है, अगर हम बीड्स को रिमूव नहीं करते हैं तो क्रॉप यील्ड जो है अफेक्टेड होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बीड्स फ्रॉम ए फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग, यानी बीडिंग बीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस है। आगे कुछ मेथड्स दे रखे हैं बीडिंग के, कि बीडिंग हम किस टाइप से करें। एक तो मैकेनिकल बीडिंग होती है। ठीक है, जिसमें हम खुरपी वगैरह यूज करके बाई हैंड्स हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, बीड्स को। एक केमिकल होता है। केमिकल का मतलब अगर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं तो, सॉरी पेस्टिसाइड नहीं, बीडी बीडिकाइड्स अगर हम यूज करते हैं तो उनसे भी बीड्स रिमूव हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे 2,4-D और MCPA। ठीक है, ये बीडी साइड्स के नेम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इंसेक्ट्स आर नेचुरली एनिमी ऑफ द बीड्स आर रिलीज्ड इनटू द फील्ड विथ फीड ऑन देम बीड्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है। नेक्स्ट है आपका जो प्रैक्टिस है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स है मतलब जब हमारी जो क्रॉप्स है वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाती है तो हम उसको कट कर लेते हैं, तो जो कटिंग का प्रोसेस है वो ही हार्वेस्टिंग कहलाता है, कटिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि कटिंग करके उनको इकट्ठे करने का जो प्रोसेस है वो हार्वेस्टिंग होता है। और हार्वेस्टिंग जो है मैनुअली की जाती है सिकल से। ठीक है, और मशीन से भी की जाती है, जिन्हें हम हार्वेस्टर्स कहते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग में यूज होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय द थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग की जाती है, मतलब थ्रेसिंग जिसमें हम थ्रेसर का यूज करते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं या हम बोल सकते हैं सीड्स होते हैं उनको एक तरह से सेपरेट करते हैं बाय द हार्वेस्टिंग। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इट इज़ डन मैनुअली और मशीन्स, मतलब थ्रेसिंग जो होती है मैनुअली भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है। ठीक है, एक मशीन होती है जिसका नाम कॉम्बाइन होता है। तो कॉम्बाइन जो है दोनों काम करता है। दोनों काम मतलब है वो हार्वेस्ट भी करता है और थ्रेसिंग भी करता है। तो उस कॉम्बाइन मशीन का यूज करके भी हम दोनों एक तरह से प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैनुअली मेथड होता है थ्रेसिंग का उसे हम विनोइंग कहते हैं, मतलब जो हाथ से किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है वो विनोइंग है। फार्मर दैट हैव ए स्मॉल लैंड, मतलब वो किसान जिनके पास कम ज़मीन होती है खेती के लिए। ठीक है, तो वो जो है चाप को और ग्रेन को सेपरेट करते हैं इस मेथड से। ठीक है, इसमें क्या होता है
की जो चाप है उसको मतलब ग्राउंड की कुछ हाइट से बैंड में ब्लो किया जाता है। जैसे ये जो है हवा में एक तरह से चाप को उड़ा रही है तो ग्रेन्स जो है डायरेक्टली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और चाप जो है इधर हवा से उड़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो विनोइंग होता है। ठीक है, जो स्मॉल स्केल के जो फार्मर्स हैं तो वो इस मेथड का यूज करते हैं। और ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड है वो है स्टोरेज। मतलब लास्ट जो प्रैक्टिस है वो स्टोरेज की है। इसमें स्टोर किया जाता है मतलब जो ग्रेन्स है उनको। द हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड वेरी केयरफुली, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट्स एंड फंगल डिजीज। ठीक है, इन बीमारियों से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है। एज मॉइस्चर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब मॉइस्चर अगर होता है ग्रेन में तो उससे बैक्टीरिया फंगी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। सबसे पहले जो है उस ग्रेन्स को सनलाइट में यानी कि सन में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, मतलब और उसके बाद ही उनको जो गिनी बैग्स होते हैं या फिर स्लोज है उनमें भरा जाता है। ठीक है, गिनी बैग्स मतलब जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं उनमें उनका एक तरह से स्टोरेज किया जाता है। और स्लोज का मतलब है जो बिग कंटेनर होते हैं। ठीक है, इनको स्लोज कहते हैं। इनको जो विंग कंटेनर होते हैं मतलब बिग स्टोरेज होता है उसको स्लोज कहते हैं। तो उनमें भी जो है स्टोरेज किया जाता है। आगे टाइम टू आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें वन वर्ड बताना है। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू बी किल फंगी। ठीक है, फंगी के लिए जो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंगीसाइड्स। रिमूव वीड्स फ्रॉम फील्ड से वीड्स को रिमूव करना होता है तो उस मेथड को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है फूड आइटम दैट टू हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ सेल्फ लाइफ। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिसेबल। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ये होता है ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल्स से आपको फूड मिलता है। एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, जैसे काउज है, बफेलोज है, ठीक है, इनसे आपको मिल्क है वो प्रोवाइड होता है। एंड डक और हैन से आपको एग प्रोवाइड होता है। हनी भी आपको हनी प्रोवाइड करता है। फिश है, गॉट है, हैंस है, इनसे आपको मीट मिलता है। तो ये सारे जो फूड हैं वो एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और मिल्क, एग एंड फिश, ठीक है, इनमें आपका प्रोटीन के गुड सोर्सेज हैं। ये मतलब प्रोटीन मिलता है। मीट से आपको फैट और प्रोटीन दोनों ही मिलता है। कॉड लिवर ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज कॉल्ड विटामिन डी। मतलब कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी की रिच क्वांटिटी होती है। आगे हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल पर डोमेस्टिकेशन करना एनिमल्स का, इट्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब बड़े स्तर पर जब पशुओं का पालन किया जाता है तो वो पशुपालन होता है। ऑल डोमेस्टिकेट यूजफुल एनिमल्स constitute livestock. Livestock are domesticated animals raised in the agricultural setting of the produce commodities such as food, fiber and labor. ठीक है, लाइवस्टॉक आर जनरली राइज्ड फॉर प्रॉफिट। मतलब लाइवस्टॉक जो होते हैं, लाइवस्टॉक कौन होते हैं, वही होते हैं, ठीक है, जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें कहते हैं। और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ राइजनिंग बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स एंड फॉल्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में हम उन बर्ड्स को एक तरह से पालते हैं जिनसे हमें एग्स वगैरह मिलते हैं। हनी बी आर रेयर्ड फॉर हनी, हनी बी को पाला जाता है हनी के लिए। द रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल पर हनी बीज का जो रेयरिंग होता है वो एपीकल्चर ब्रांच में आता है, मतलब उसे एपीकल्चर कहते हैं। द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ द फिश। ठीक है, फिश का ब्रीडिंग करना, हैचिंग करना और रियरिंग करना, ठीक है, ये फिशिकल्चर आपका एक अलग ब्रांच हो जाता है। आगे हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ हनी बीज। तो एपीकल्चर में हनी बीज, ठीक है, मतलब एपीकल्चर हनी बीज को कहते हैं क्या, हनी बीज के रियरिंग को कहते हैं क्या, तो इसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट है कॉड लिवर, ये भी ट्रू, नहीं ये फॉल्स है। ठीक है, विटामिन डी का, कॉड लिवर विटामिन डी का रिसोर्स होता है। सी हैड डक्स एंड हैंस गिव अस मिल्क, तो ये फॉल्स है। गॉट एंड हैंस आर सोर्स ऑफ मीट, तो ये ट्रू है। ठीक है,
तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वो आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स का मैं आपको एक तरह से सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।